सामाजिक क्रांति भी हुई फुले शाह अम्बेडकर के माध्यम से, लेकिन हम देखते हैं कि खुद महाराष्ट्र में अभी ब्राह्मणवादी चीफ मिनिस्टर बनता है और ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति हो गई है। तो फुले शाह अम्बेडकर की सामाजिक क्रांति भी फेल हो रही है, हम देख रहे हैं। और सिर्फ तमिलनाडु में स्वामी पेरियार के माध्यम से जो कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, वो सफल रहा, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब तक कल्चरल रिवोल्यूशन नहीं होता तब तक हम जाति से बाहर नहीं आते। तो जाति से बाहर आने के लिए नॉन ब्राह्मण कल्चरल रिवोल्यूशन जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो स्वामी पेरियार ने की और वो सफल रहे, वो हमको करनी पड़ेगी। उसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता तो हमें महापुरुषों ने बता दिया है। तात्या साहब महात्मा फुले ने रास्ता बताया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया है, और वही रास्ते पर स्वामी पेरियार जी ने आगे चलकर नॉन ब्राह्मण कल्चरल रिवोल्यूशन भी किया है। बहुजनवादी नेता जो तैयार हो रहे हैं, वो खुद को कितने भी बहुजन कहने लगेंगे, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास उतनी ताकत आज तो नहीं है। कितना भी कोई भी बड़ा ओबीसी लीडर हो, वो कभी आरएसएस के बीजेपी की तरफ भीख मांगने के लिए जाता है, एमएलए की टिकट दे दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दे दो, मुझे मिनिस्टरशिप दे दो। एक तो बीजेपी की तरफ भीख मांगते हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ जाते हैं, शिवसेना जैसी ब्राह्मणवादी पार्टी की तरफ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे गेस्ट उपस्थित हैं, प्रोफेसर श्रावण देवरे सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। सर, इस देश में जो ओबीसी की संख्या है वो बताया जाता है कि 52% लगभग है, लेकिन इसी देश में ओबीसी के इर्द गिर्द ही राजनीति देखने को मिलती है। काफी दशक से देखने को मिला है कि अभी जो वर्तमान में जो आरएसएस का जो रूल है उसमें ओबीसी को ही प्रधानमंत्री बनाया हुआ है और ओबीसी के ही लोगों को केंद्र में रखकर राजनीति की जाती है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि ओबीसी जो है वो हिंदू नहीं है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओबीसी के ऊपर जो शूद्रत्व थोपा गया है, वो ओबीसी आज का जो वर्तमान ओबीसी है यही शूद्र कम्युनिटी में आते थे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? ये जो राजनीति है, कोई लोग कहते हैं कि हिंदू केंद्रित है, कोई लोग कहते हैं कि ओबीसी केंद्रित है। तो देखो, कोई भी देश में राजनीति जो होती है, वो जो समाज व्यवस्था का जो बेस होता है, उस समाज व्यवस्था का बेस के केंद्र से राजनीति दूर नहीं जा सकती। उसी केंद्र के इर्द गिर्द उसी देश की राजनीति घूमती रहती है। तो भारत में जाति व्यवस्था होने के कारण, देखो जाति व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है, दूसरे देशों में वर्ग व्यवस्था है। तो समाज व्यवस्था जो है शोषण करने वाली, भारत में जाति व्यवस्था है। और भारत में राजनीति कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, किसी के भी नाम पर हो, लेकिन वो होती है जाति केंद्रित। तो हम जब देखते हैं कि 1947 जब देश आजाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत की जो राजनीति हम देखते हैं कि पहले हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होने के कारण और देश का बंटवारा होने के कारण हिंदू और मुस्लिम इस धर्म के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई थी। तो मुस्लिम वोट बैंक बनने की वजह से कांग्रेस को उसका फायदा मिलता था, क्योंकि देखो बंटवारा होने से पहले सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज जो था वो मुस्लिम था, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। लेकिन बंटवारा होने के बावजूद बाद में वो माइनॉरिटी से अति माइनॉरिटी, ज्यादा माइनॉरिटी बन गया, मतलब उनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो मुसलमान आजादी से पहले कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम राजनीति चलती थी। मतलब जीना जो थे, बैरिस्टर जीना, वो मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, और कांग्रेस जो थी वो जैसे कि महात्मा गांधी जी
ये हिंदू का प्रतिनिधित्व करते थे। बल्कि लेकिन कांग्रेस वाले बताते थे कि हम सेक्युलर है, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना ये हिंदू धर्म के आधार पर है। और जो वो गाना गाते थे, सबको सम्मति दे भगवान वगैरह वगैरह, ये सब जो हिंदू केंद्रित उनकी राजनीति थी कांग्रेस की। और अगर नाम हिंदू भी हो तो उसमें संख्या में ज्यादा ब्राह्मण होने की वजह से, और ब्राह्मण फिलॉसफी कांग्रेस ने स्वीकृत किया, तो हिंदू धर्म के नाम पर वो ब्राह्मणवादी राजनीति चलाते थे। तो कांग्रेस बंटवारा बंटवारा होने के बाद कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म का जो फेस था, चेहरा था, वो दिखाने के लिए उन्होंने मुस्लिम लोगों का अनुनय किया, और मुस्लिम वोट बैंक उन्होंने उसका फायदा उठाया। फिर बाद में बाबा साहब आम्बेडकर के बाद दलित वोट बैंक बन गई, तो दलित वोट बैंक का राजकारण केंद्रित होने लगा। पहले हिंदू मुस्लिम केंद्रित राजकारण हुआ करता था, फिर बाद में दलित केंद्रित राजकारण बाबा साहब के बाद हो गया। और दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, दोनों वोट बैंक की वजह से कांग्रेस सत्ता में आती रही है 75 साल तक। लेकिन 1980 के बाद जब मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन आने के वजह से जो ओबीसी में जनजागृति हुई, तो उस जनजागृति को दबाने के लिए फिर से हिंदू राजनीति की जरूरत पड़ने लगी। मतलब कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म की जो राजनीति थी, वो कांग्रेस उसको छोड़कर धर्म की राजनीति नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका चेहरा जो था, फेस जो था, सेक्युलरिज्म का था। तो हिंदू राजनीति के लिए फिर आरएसएस जनसंघ को आगे लाया गया, और आरएसएस जनसंघ की वजह से हिंदू धर्म की राजनीति केंद्रित में लाने की कोशिश की गई। क्योंकि सबको मालूम था कि 1980 के बाद मंडल कमीशन आने के बाद ओबीसी में जागृति होगी, और इस ओबीसी को भटकाने के लिए हिंदू धर्म की राजनीति ही चाहिए। इसलिए ओबीसी को दबाने के लिए संघ जनसंघ ने, फिर बाद में भाजपा आया उसका नाम बदल के, तो संघ भाजपा ने हिंदू की राजनीति 1980 के बाद शुरू की थी। लेकिन वो ये जानते थे कि ओबीसी को अगर दबाना है तो केवल हिंदू राजनीति करने से नहीं चलेगा, ओबीसी में से लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी जो हिंदुत्ववादी होगी, जो हिंदू का नाम लेकर पॉलिटिक्स करेंगे। ऐसे ओबीसी राजनेता उन्होंने भाजपा में जानबूझकर पैदा किए। जैसे कि इधर महाराष्ट्र में शिवसेना है, और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर संघ आरएसएस बीजेपी है। तो ये भारत में राजनीति तो जाति केंद्रित ही रहती है। एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरी तरफ नॉन ब्राह्मणवाद, ये तो जाति राजनीति है। लेकिन लोगों को भटकाने के लिए वो हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ज्यादा जागरूक ना हो, और हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति ना करें। इसलिए वो हमेशा जाति राजनीति को दबाने के लिए धर्म की राजनीति कभी कांग्रेस ने की, फिर बाद में आरएसएस बीजेपी ने की, और आज भी वो वही कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति करते वक्त ये राजनीति वो ओबीसी लीडर के माध्यम से करवा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ओबीसी लीडर्स के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ओबीसी बना दिया गया, और बड़े बड़े ओबीसी नेता आरएसएस में भी है, बीजेपी में भी है। और आप सोचिए 40 मिनिस्टर सेंट्रल में, केंद्र सरकार में 40 मिनिस्टर ओबीसी है, और प्राइम मिनिस्टर भी ओबीसी है। तो सोचो, ये जाति केंद्रित राजनीति है। धर्म तो बताया जा रहा है कि धर्म के नाम पर हो रहा है, लेकिन ये सब गलत है। ये राजनीति जो है जाति राजनीति है, और ओबीसी के माध्यम से की जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ। देखो, राम मनोहर लोहिया और स्वामी पेरियार,
ये दो महापुरुष इस देश में जो हो गए हैं, उन्होंने पहली बार ये सिद्ध किया, राम मनोहर लोहिया और स्वामी पेरियार, इन्होंने इस देश में पहली बार सिद्ध किया कि जो भी कुछ करना है, चाहे क्रांति करनी हो, चाहे प्रतिक्रांति करनी हो, तो वो ओबीसी के माध्यम से ही करनी पड़ती है, तभी वो सक्सेस होती है। तो राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी क्रांति के लिए ओबीसी लीडरशिप पैदा की, लालू मुलायम जैसे, राम नरेश यादव जैसे, कर्पूरी ठाकुर साहब जैसे ओबीसी लीडरशिप तैयार करके उन्होंने बिहार में और यूपी में अपनी पार्टी की सत्ता स्थापित की 1969 से। और वैसे ही स्वामी पेरियार, इन्होंने भी मद्रास प्रांत में जो ओबीसी लीडर थे, उनके माध्यम से वहां पे उन्होंने नॉन ब्राह्मण क्रांति, राजकीय पॉलिटिकल क्रांति उन्होंने तमिलनाडु में की है। तो ये देखकर आरएसएस बीजेपी ने भी ये सिद्ध किया कि यस, हमें अगर प्रतिक्रांति करनी है तो ओबीसी के माध्यम से ही करनी पड़ेगी, ओबीसी राजनेता ही निर्माण करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने मोदी जैसे आदमी को, ओबीसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और कम से कम 40 मिनिस्टर ओबीसी के हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो इस देश के जो क्रांतिकारी लोग खुद को समझते हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट लोग, जिनको क्रांति करनी है, वो तो ओबीसी को नजदीक आने भी नहीं देते। उनके पार्टी में कोई ओबीसी लीडर नहीं है, सब जो है वो ब्राह्मण लीडरशिप है। और मंडल आयोग के खिलाफ वो बोलते थे, रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते थे। तो सोचो कैसे ओबीसी कम्युनिस्ट क्रांति में शामिल होगा, तो वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये सबको बताता हूं कि जिनको क्रांति करनी है वो ओबीसी के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में चाणक्य को जब नंद राजा के खिलाफ प्रतिक्रांति करनी थी, इतिहास में साक्ष्य, चाणक्य को नंद राजा को खत्म करना था, नंद राजा को खत्म करके अपनी ब्राह्मणवादी क्रांति करनी थी, तो उन्होंने चुना चंद्रगुप्त मौर्य को, ओबीसी को। समझो, तो ये इतिहास ने कई बार सिद्ध किया है। बौद्ध धर्म में भी जो क्रांति हुई है बौद्ध धर्म की, और जो 700 साल तक चली, तो आप देखेंगे बौद्ध धर्म में उस वक्त के ओबीसी, ओबीसी तो शब्द तो आज आया है, लेकिन जो लुहार है, जो सुनार है, जो कुमार है, ये जो खेती करने वाले हैं, ये तो उस वक्त भी थे, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं। तो उस वक्त वो शूद्र वर्ण कहा जाते थे, उससे पहले वो दास वर्ण कहा जाते थे। तो वो होते थे ओबीसी ही। आज की भाषा में अगर कहा जाए कि बौद्ध धर्म की क्रांति भी ओबीसी ने ही की है, ये हमें पहले देखना चाहिए। तो इतिहास ने ये बार बार सिद्ध किया है, चाहे वर्ण व्यवस्था नष्ट करनी हो, चाहे जातीय व्यवस्था नष्ट करनी हो, और चाहे आने वाली वर्ग व्यवस्था भी नष्ट करनी है, तो आपको ओबीसी में से लीडरशिप निर्माण करनी ही पड़ेगी। ओबीसी के सिवाय दूसरा कोई नेता इस देश में क्रांति या प्रतिक्रांति नहीं कर सकता। सर, जैसा कि आपने बताया कि चाहे हमको राजनीतिक क्रांति करनी हो, चाहे सामाजिक क्रांति करनी हो, चाहे धार्मिक क्रांति करनी हो, उसमें अगर अहम योगदान कोई निभा सकता है वर्तमान में, तो ओबीसी के ही लोग निभा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में देखने को मिला है, आप जैसे पीछे आपने लगाया, आप लोग बहुत जागृति फैला रहे हैं। जागृति इतनी बड़े लेवल पे पहुँच गई कि आज बहुत सारे ओबीसी के लोग, जो जिनके ऊपर वो मनवादी हावी हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जागृत हो रहे हैं। लेकिन देखने को मिलता है जब ओबीसी लोग जागृत होते हैं, तो कहीं न कहीं उनको लड़ाने का काम किया जाता है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट से ओबीसी की लड़ाई, अभी उत्तर प्रदेश में ही कुछ ऐसी खबरें आई जिसमें एक जात यादव और जो यहाँ के चमार कास्ट है, उनमें लड़ाई देखने को मिली कि कुछ अहिर रेजिमेंट का बोर्ड, जो कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया बड़े पैमाने पे चला, कि कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अहिर रेजिमेंट का बोर्ड गिरा दिया, उससे यादव वर्सेस चमार हो गया। तो क्या कहेंगे सर, कहीं न कहीं जो बू आती है अगर, तो इसमें तो अगर ये सिस्टम लड़ाने वाली भावना है, तो कहीं न कहीं ये ब्राह्मणवादी सोच के लोग ही इसको करवा रहे हैं फिर। नहीं, देखो, ब्राह्मणवाद की ताकत इतनी बड़ी है कि वो मतलब जो खुद को क्रांतिकारी बोलते हैं, उनको भी वो ब्राह्मणवादी बना देता है। कि जैसे देखो,
चमार लोगों ने कांचीराम साहब का नेतृत्व खड़ा किया, वहां पे पॉलिटिकल क्रांति करने की भी वहां पे कोशिश की, लेकिन जाति से बाहर आने की जो सच्ची क्रांति है, देखो 2-3 जातियां एक साथ आ गई तो कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है। 2-4 जातियां अगर एकत्र आ गई, जो कांचीराम साहब ने जो कोशिश की जाति जोड़ो, तो उन्होंने चमारों को जोड़ा और उनको उनके साथ में जो ओबीसी कास्ट थे यादव के खिलाफ में, मतलब यादव वहां पे ज्यादा डोमिनेंट होने की वजह से ओबीसी में जो छोटी छोटी जातियां थी वो कांचीराम साहब से जुड़ने लगी। तो चमार जाति और ओबीसी में से 2-4 जाति जोड़ने से कांचीराम साहब कुछ साल तक सफल रहे सत्ता पाने में, लेकिन जाति से बाहर आने की जो क्रांति है वो यहाँ पे सिर्फ स्वामी पेरियार साहब ही कर सके। इसलिए देखो तमिलनाडु में आप जब भी देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर हमेशा माइनॉरिटी ओबीसी होता है, मतलब छोटी जाति का ओबीसी होता है। तो वहां पे बड़ी ओबीसी जातियां भी है, लेकिन वो जाति से बाहर आने की वजह से, जाति से बाहर आने के मतलब जात नष्ट नहीं हुई तमिलनाडु में, जाति व्यवस्था आज भी है, लेकिन जाति से बाहर आने की संख्या जब बढ़ जाती है तो हम जाति व्यवस्था खत्म करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो जाति से बाहर आने की जो क्रांति है वो स्वामी पेरियार ही कर सके, क्योंकि उन्होंने वहां से 1925 से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने नॉन ब्राह्मण क्रांति की, कल्चरल क्रांति जिसको बोलते हैं, देखो जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए सामाजिक क्रांति हो गई, जाति व्यवस्था के खिलाफ धार्मिक क्रांति हो गई। इस देश में जितने भी धर्म स्थापित हुए, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो लिंगायत धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, ये सब ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, ब्राह्मणी धर्म के खिलाफ में स्थापित हुए धर्म है। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ में धार्मिक क्रांति कई बार हो गई है इस देश में, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी, क्योंकि ये सभी जो धर्म है, ये सभी धर्म शरण चले गए हैं जाति व्यवस्था को। उस धर्म में भी जाति व्यवस्था आ गई है, जैसे कि अभी क्रिश्चियन में भी जाति व्यवस्था है, मुस्लिमों में भी जाति व्यवस्था है, और सिख वगैरह ये सभी जो धर्म है इनमें सभी में अभी जाति व्यवस्था आ गई है। तो ब्राह्मणवाद को ये सब शरण चले गए हैं, जाति व्यवस्था को शरण चले गए हैं। तो धार्मिक क्रांति हुई, फेल हो गई, सामाजिक क्रांति भी हुई फुले शाह अम्बेडकर के माध्यम से, लेकिन हम देखते हैं कि खुद महाराष्ट्र में अभी ब्राह्मणवादी चीफ मिनिस्टर बनता है और ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति हो गई है। तो फुले शाह अम्बेडकर की सामाजिक क्रांति भी फेल हो रही है, हम देख रहे हैं। और सिर्फ तमिलनाडु में स्वामी पेरियार के माध्यम से जो कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, वो सफल रहा, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब तक कल्चरल रिवोल्यूशन नहीं होता तब तक हम जाति से बाहर नहीं आते। तो तमिलनाडु में ये हुआ, इसलिए तमिलनाडु में आज भी वहां पे ब्राह्मणवाद जो है बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा समझो कि वो पराजित जीवन जी रहा है उधर ब्राह्मणवाद। और बाकी तमिलनाडु छोड़ के बाकी सभी भारत में देखो कि ब्राह्मणवाद को स्वीकार करने के बाद ही कोई पार्टी सत्ता में आती है। जैसे कि देखो बहुजन समाज पक्ष ने हाथी को गणेश बना दिया है ना, और वो कौन, ये परशुराम का मंदिर बनाएंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें जो करते हैं, ये सभी पार्टियां ब्राह्मणवादी पार्टियां बन गई है, और ये कभी भी जाति के बाहर नहीं आ सकते, जाति व्यवस्था के खिलाफ काम नहीं कर सकते। तो नॉन ब्राह्मण कल्चरल रिवोल्यूशन के लिए तमिलनाडु जैसे स्टेट ने आगे आना चाहिए और पूरे देश में उसका नेतृत्व करना चाहिए। ये मैंने बार बार कहा है, लिखा भी है और लेक्चर में भी मैंने बोला है। जी,
क्या लगता है सर जो आप बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु की तरह जैसे कि आप एमके स्टालिन की सरकार की बात कर रहे हैं जहाँ तक समझ आ रहा है। बातें की जा रही है जैसे आप बता रहे हैं कि पेरियार के नक्शे कदम पर ही हम क्रांति या जो उनकी जो व्यवस्था है उसको तोड़ने में कामयाब हो गए। क्या लगता है जो ये इधर का क्षेत्र है उत्तर भारत के क्षेत्र में कैसे क्या संभव है क्योंकि जाति के नेता तो बहुत सारे पैदा कर दिए गए हैं। आपने देखो हर जात का नेता तो उन लोगों ने पैदा कर दिया है। तो कितना कठिन लगता है और कितना आसान होगा सर? अगर ये किया जाए तो आसान कितना है और कठिन कितना है बताइए? नहीं देखो, आसान तो कोई क्रांति या प्रतिक्रांति भी नहीं होती। काम तो सबको करना पड़ता है और कठिनाई सबको फेस करनी पड़ती है। तो देखो, जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए उत्तर भारत में बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और अ, जब तक ओबीसी पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाता, तब तक तो ये क्रांति बिल्कुल संभव ही नहीं है। ओबीसी जागरूक हो रहा है, लेकिन उनका जो नेतृत्व है, वो आज भी जाति के अंदर है, जाति से बाहर नहीं है। तो जाति के अंदर नेतृत्व होने के कारण कोई चाहे कितना भी कहे कि मैं ओबीसी हूं, लेकिन पहले वो मानता है खुद को अपनी जाति का, फिर बाद में ओबीसी का। तो ये तो एससी एसटी के बारे में भी होता है, ओबीसी के बारे में तो होगा ही होगा। तो जाति से बाहर आने के लिए नॉन ब्राह्मण कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो स्वामी पेरियार ने की और वो सफल रहे, वो हमको करनी पड़ेगी। उसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता तो हमें महापुरुषों ने बता दिया है। तात्या साहब महात्मा फुले ने रास्ता बताया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया है और वही रास्ते पर स्वामी पेरियार जी ने आगे चलकर नॉन ब्राह्मण कल्चरल रिवॉल्यूशन भी किया है। तो तमिलनाडु प्रांत में बाबा साहब और तात्या साहब के फिलोसॉफी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा संख्या में नहीं हो रहे हैं। उत्तर भारत में तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से जो बहुजनवादी नेता जो तैयार हो रहे हैं, वो खुद को कितने भी बहुजन कहने लगेंगे, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास उतनी ताकत आज तो नहीं है। आज भी हमारे सभी ओबीसी लीडर देखेंगे, दलित लीडर लीडर भी देखेंगे, आदिवासी लीडर भी देखेंगे, तो ये सभी के सभी एक तो कांग्रेस, एक तो बीजेपी या शिवसेना जैसी ब्राह्मणवादी पार्टी, इसी पार्टी में काम कर रहे हैं और कितना भी कोई भी बड़ा ओबीसी लीडर हो, वो कभी आरएसएस के बीजेपी की तरफ भीख मांगने के लिए जाता है। आमदार एमएलए की टिकट दे दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दे दो, मुझे मिनिस्टरशिप दे दो। एक तो बीजेपी की तरफ भीख मांगते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ जाते हैं, शिवसेना जैसी ब्राह्मणवादी पार्टी की तरफ जाते हैं। तो ये सभी जो ओबीसी लीडरशिप है, ये आज भी ब्राह्मणवादी है, जाति के बाहर नहीं आई है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और जाति के बाहर आने के लिए जो कल्चरल रिवॉल्यूशन हमें करना है, उसकी बहुत जरूरत आज है। जी, तो साथियों सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि उसका जो ग्रास रूट देखा जाए तो आज सामाजिक परिपेक्ष में देखा जाए तो वो दिखते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि सर ने जो बातें कही क्योंकि देख सकते हैं कि हम बात करते हैं फुले साहू अम्बेडकर विचारधारा लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं उसको समाप्त करके वो लोग अपनी विचारधारा फैला रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवाद वर्सेस मनवाद की जो लड़ाई थी लेकिन आज बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है कि वही लोग हावी हो गए जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई। तो साथियों सर ने जो बातें कही उस पर आप लोगों को अमल करनी चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, एक मुद्दा मैं बता देना चाहता हूँ। मैं बार-बार जो बोल रहा था कि नॉन ब्राह्मणिकल कल्चरल रिवॉल्यूशन, और स्वामी पेरियार साहब का भी नाम उसके साथ मैंने जोड़ दिया था। जी, जी। लेकिन असल में क्या करना क्या है? प्रोग्राम क्या है? ये भी जी, देखना जी। पड़ेगा। जैसे कि देखो, जी, स्वामी पेरियार ने प्रोग्राम दिया था लोगों को कि जो ब्राह्मणवाद ने हमारे ऊपर जो कल्चर थोपा है, वो कल्चर को हटाने के लिए काम करना है। तो देखो, ब्राह्मणवाद ने ब्राह्मणवादी कल्चर जो हमारे सर के ऊपर थोपा है, तो उसके लिए उन्होंने जिनका उपयोग किया, वो क्षत्रिय थे, जैसे कि राम और कृष्ण। तो इनके नाम से उन्होंने ब्राह्मणवादी
कल्चर हमारे सर पर थोपा, इसलिए स्वामी पेरियार साहब को सच्ची रामायण लिखनी पड़ी। और सच्ची रामायण लिखकर उन्होंने बताया लोगों को कि ये जो ब्राह्मणवादी इतिहास में, पुराणों में जो हो गए हैं, रामकृष्ण जैसे, गणपति जैसे, सरस्वती जैसे, इनको अपने दिमाग से हटाना है, इनको बाहर निकालना है। और हमारे जो बहुजनवादी जो कल्चर है, बलिराजा जैसे, तो इनको स्वीकारना है। तो नॉन ब्राह्मणिकल कल्चरल रिवोल्यूशन करने का बहुत बड़ा मौका यूपी के ओबीसी लीडर और दलित लीडरों को मिला था। जब देखो, राम के नाम पर जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, तो उसके पहले रथ यात्रा निकली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की। तो ये ब्राह्मणिकल कल्चर हमारे ऊपर थोपने का प्रयास था। तो उनको विरोध करने के लिए तात्या साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा, ये दलित लीडर और ओबीसी लीडर ने देखा नहीं। तो रामरथ यात्रा को हम विरोध कर सकते थे। जैसे कि राम के खिलाफ में रावण यात्रा निकालो, राम के खिलाफ में शूर्पणखा और ताटका जैसे हमारी जो आदिवासी गणरानियां थी, उनकी यात्रा निकालो। जो राम के खिलाफ थे पुराणों में, शंभुक के नाम से हम यात्रा निकाल सकते थे। तो ब्राह्मणवादी कल्चर के खिलाफ में कभी लड़ाई हमने उत्तर भारत में शुरू की ही नहीं। जबकि कांशीराम साहब को बहुत बड़ा मौका था रामरथ के खिलाफ में शंभुक यात्रा निकालने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो तो खुद को अम्बेडकरवादी कहते थे। तो अम्बेडकरवादी होने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो कहा है कि शंभुक को शूद्र होने के वजह से राम ने मार दिया ब्राह्मणों के कहने पर। ये कथा सबको मालूम है, तो मैं वो कथा बताने में टाइम गवाना नहीं चाहता। लेकिन अगर खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले कांशीराम साहब अगर रामरथ यात्रा को विरोध करने के लिए शंभुक यात्रा निकालते, तो शायद कल्चरल रिवोल्यूशन की कोई बात हो सकती थी। और जो ओबीसी लीडर है लालू और मुलायम, इन्होंने राम रथ को, वो आडवाणी के रथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन राम के खिलाफ कोई प्रबोधन नहीं किया, क्योंकि उनके जो गुरु थे राम मनोहर लोहिया, ये खुद ब्राह्मणवादी थे। वो खुद राम और कृष्ण को मानते थे, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में तैयार हुए लालू मुलायम जैसे ओबीसी नेता एक कल्चरल रिवॉल्यूशन कभी नहीं कर सकते। वो सिर्फ पॉलिटिकली ओबीसी को सत्ता दिला सकते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो इनके लिए ये जो सब जिम्मेदारी थी, क्योंकि देखो राम रथ जो निकला आडवाणी का, वो पूरे देश में घुमा, लेकिन तमिलनाडु के तरफ, दक्षिण के तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। उनकी देखने की हिम्मत भी नहीं हुई, कि उनको मालूम था कि अगर हम राम रथ तमिलनाडु के नजदीक भी लेकर जाएंगे, तो हमको वहां कल्चरल विरोध हमको फेस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जैसे ही 214 में भाजपा की सरकार आई, तो 215 को केरल में जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने वहां वामन महोत्सव करने की कोशिश की, जो बलिराजा के खिलाफ लड़ा, जिसको कहा जाता है कि बलिराजा को उन्होंने मार दिया, पाताल में गाड़ दिया। ये जो ब्राह्मणों ने लिखी कथा है वो सब झूठ है। सच्ची कथा तो तात्या साहब महात्मा फुले जी ने बताया है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन बलिराजा के खिलाफ वामन महोत्सव, ये ब्राह्मणवादी महोत्सव केरल में शुरू करने की कोशिश की, और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए अमित शाह को बुलाया गया केरल में। तो अमित शाह का इतना विरोध हुआ केरल में, वहां की ओबीसी लीडर्स, दलित लीडर्स, इन्होंने अमित शाह को विरोध किया, और वो वामन महोत्सव होने नहीं दिया, वो बंद करना पड़ा। उसके बाद में वो वामन का नाम लेना ही भूल गए अभी केरल के ब्राह्मण। तो ये है कल्चरल रिवोल्यूशन।
ये है कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो आज भी तमिलनाडु और तमिलनाडु के नजदीक में केरल है, केरल, कर्नाटक के ऐसे कुछ हिस्से हैं, वहां पे स्वामी पेरियार को मानने वाले बहुत बहुत बड़े पैमाने के लोग हैं। तो वो कल्चरल रिवॉल्यूशन उत्तर भारत में करने का मौका कांचीराम साहब को मिला था, लेकिन उन्होंने उसी वक्त आरएसएस बीजेपी से दोस्ती कर ली, केवल पॉलिटिकल पावर पाने के लिए, और कल्चरल रिवोल्यूशन ना करने की वजह से और ब्राह्मणवादी कल्चर को शरण जाने की वजह से, जैसे कि हाथी को गणेश बना दिया वगैरह वगैरह, आज बहुजन समाज पार्टी पूरी खत्म हो गई है, पूरी खत्म हो गई है। मतलब वो आरएसएस बीजेपी का दलित सेल बन गया, दलित सेल बन गया है बहुजन समाज पक्ष। तो एक ना एक दिन ये लालू मुलायम के पार्टी के बारे में भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आपने ब्राह्मणवाद के खिलाफ कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं किया, तो इस देश में जितने भी बहुजन समाज के लोगों की पार्टियां हैं, चाहे वो लालू मुलायम की हो या कोई दूसरे हो, तो वो सब खत्म होने वाले हैं। और ब्राह्मणवादी पार्टियां जो है कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ही पार्टियां इस देश में चलेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी। जी।